दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। और इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान को सम्मिलित करके पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। जो अभ्यास सीरीज चल रही है उसमें यह है टेस्ट नंबर 7। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 6 सेट सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हमने प्लान और बढ़ाया है। इसमें लगभग हम लोग 8 टेस्ट सॉल्व करेंगे। 8 टेस्ट का मतलब लगभग 800 क्वेश्चन, जो एम लक्ष्मीकांत और अदर जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको इंक्लूड करके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है और बैक ईयर क्वेश्चन जो है उसको शामिल करके हमने क्वेश्चन सेट किया है। यानी प्रत्येक टॉपिक से जो है लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे इसमें जो है हम लोग 5 टॉपिक देख रहे हैं: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी, फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढांचा, पार्लियामेंट संसद। तो इन सबको मिलाकर हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। और इसको प्रत्येक पार्ट में, यानी अगर आप एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम उसको 20-20 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि आपको बोरियत ना महसूस, क्योंकि 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में, समझाने में 1 घंटे जाते हैं। तो टोटल जो हम सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 5000 से 6000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शामिल है। और इसके पहले हमने पार्ट 2 सॉल्व किया है, यानी टेस्ट 6 में आप देखेंगे तो 21 से 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। और इन सब की पीडीएफ और क्लास की इंफॉर्मेशन हमारे स्टडी ऑन ईडीयू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ इंक्वायरी करनी हो तो आप 7001 7004 पर टेलीग्राम पर आप एसएमएस कर सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक ग्रुप में आप एसएमएस नहीं कर सकते। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये है पार्ट 3, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन से मूल अधिकार संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत गारंटी किए गए हैं? ऑप्शन 1 है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन 2 है नागरिकों का एक वर्ग को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन 3 है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। तो सही आंसर आपको चूज करना है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसका जो है आपको गारंटी दी गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 26 की बात करें तो 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 27 की बात करें, अनुच्छेद 27 में बताया गया किसी विशिष्ट धर्म के आवृत्ति के लिए कर देने से संबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 की बात करें, अनुच्छेद 28 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, किसी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। तो इस प्रकार देखेंगे कथन 1 जो है सही है, क्योंकि अनुच्छेद 25 यह घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार, ठीक है, इन सब की स्वतंत्रता होगी। ये जो नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इस प्रकार ध्यान रखना, अनुच्छेद जो 25 है यह नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसके साथ जो प्रदत्त अधिकार है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और मौलिक अधिकारों के संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। ये भी ध्यान रखना है कि इन पर भी इन प्रावधानों के अधीन है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 सही है। एक किस में है, देखिए आप सी में 1 नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। नागरिकों के एक वर्ग को अपनी संस्कृति संरक्षण का अधिकार, तो ये सही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 में उल्लेख करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार यह संस्कृत और शिक्षा के अधिकार संबंधित सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ये शिक्षा के अधिकार के संबंधित किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन सही नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। मूल अधिकार संविधान धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। जिसमें 2 है वो ऑप्शन गलत होगा। 2 में देखिए डी में भी 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। बी में भी 2, ये भी गलत हो जाएगा। बचा ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कीवर्ड जरूर ध्यान रखिए।
कीवर्ड में क्या धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, ऑप्शन में दे रहा शिक्षा के संबंधित अधिकार, संरक्षण का अधिकार, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में पूछा गया, इसके संबंध में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढांचे की विशेषता है। ऑप्शन बी की बात करें डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय माना और आत्मा कहा है। ऑप्शन सी की बात करें यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने के अधिकार गारंटी देता है। ऑप्शन डी की बात करें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकार है, अनन्य नहीं। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी की बात करेंगे तो इसमें देखिए सब सही है, क्योंकि अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको उच्च न्यायालय जाना है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आपको सीधे अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें पूछा सही नहीं है तो ऑप्शन सी सही है, बाकी सब जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? अभी हमने पीछे बताया कि कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 25, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक कीवर्ड ध्यान रखिए, अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। इसमें ऑप्शन एक दिखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन 2 दिया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन 3 दिया धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार। ऑप्शन 4 है अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप से मानने आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता अधिकार। तो सही कोट आपको चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन एक की बात करें तो इसमें उन मौलिक अधिकारों की सूची जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले ये बात देख लेते हैं, उन सूची देख रहे हैं जो विदेशियों के लिए यानी गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी अगर बात करें केवल धर्म मूल वंश जाति या लिंग के स्थान पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है, ठीक है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता का अधिकार, ये गैर विदेशियों के लिए ये उपलब्ध नहीं, यानी गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं ये अनुच्छेद। इसके अलावा बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में 6 अधिकारों को संरक्षण, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास, विचार, संघ बनाने सत्य, अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है इसमें। उसके अलावा अनुच्छेद 29 की जो अल्पसंख्यक को भाषा लिपि संस्कृत संरक्षण का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के देखेंगे तो ये अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रसार है शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार जो है देता है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं, ठीक है। आप बात करते हैं उन मौलिक अधिकारों की सूची की जो आप देखेंगे जो है भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। जैसे हुआ अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। और इसके अलावा अनुच्छेद 20 ये क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 21 ये क्या है, प्राण और दहेज के स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 22 जो है ये देखेंगे तो इसमें कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी निरोध संरक्षण का अधिकार ये भी प्राप्त है। बालक श्रम और अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार ये भी जो है भारत के साथ साथ जो है गैर विदेशी जो नागरिक है उनको भी प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 ये कारखानों में आज बच्चों के नियोजन प्रतिषेध ये भी जो है दोनों को प्राप्त है। अंतःकरण की ओर धर्म और आबाद ये बता ही दिया। अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 जो है दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में कहा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अलावा अनुच्छेद 27 जो है ये भी दोनों को प्राप्त है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने या कर संदाय संबंधी उन्मुक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 28 ये भी जो है दोनों को प्राप्त है। कुछ धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और पूजा भाग में लेने के संबंध में स्वतंत्रता। तो इस प्रकार देखेंगे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो है इंडियन और नॉन इंडियन सिटीजन दोनों को प्राप्त है। सिर्फ जो है
इंडियन सिटीजन को देखेंगे तो 15, 30, 29, 16, 19 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। तो इस प्रकार इसमें सही उत्तर आपको चूज करना है। इसमें देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, एक कुछ मामलों में गिरफ्तारी। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ये, और इसके अलावा अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी इसमें से पूछ रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार संसद और राज्य विधान मंडल क्रमशः सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों तक सीमित कर सकते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंधन उनके कर्तव्यों को उचित निर्वहन उनमें सुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो अगर ये बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल सशस्त्र बलों के और पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सही है, क्योंकि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंधन उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन उनमें अनुशासन बनाए रखने सुनिश्चित करता है। संसद द्वारा विविध अधिनियम, जैसे अगर बात करें सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, ठीक है, वायुसेना अधिनियम 1950 आदि के तहत उनकी अभ्युदय की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस की से चर्चा करने का अधिकार, सार्वजनिक बैठक प्रदर्शन करने का अधिकार, युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध उनके कर्तव्यों का उनके उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार ये भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। इसमें हो जाए ऑप्शन बी, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मार्शल लॉ लागू होता है तब संसद को सरकार के किसी दंड को वैधता प्रदान करने का अधिकार होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, भारत में युद्ध के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही मार्शल लॉ स्वतः लागू हो जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, भारत के संविधान में मार्शल लॉ शब्द परिभाषित किया गया है। तो सही आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंध आरोपित करता है। यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने और क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार देता है। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड अन्य आदेश वैधता प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है, एक सही है। तो देखिए, तो इसी में एक नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये सही नहीं है। संविधान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि किसी भी आधार पर राष्ट्रीय जो आपातकाल घोषित दौरान न्यायालय और सरकार जारी रखते हैं, यानी किसी भी आधार पर जो है घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान जो होता है न्यायालय और सरकार कार्य जारी रखते हैं। तो इसमें लिखा है स्वतः लागू हो जाता है। तो इसके अलावा परिभाषित नहीं की। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित कथनों में मूल अधिकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन 2 की बात, सभी मूल अधिकार विधायिका के मनमाने कानून के खिलाफ है। ऑप्शन 3 की बात करें, उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। ऑप्शन 4 की बात करें, सभी प्रकृति में अस्थायी और अनुल्लंघनीय है। सही उत्तर चूज करना है। जैसे ऑप्शन बात करें, कुछ जो मूल अधिकार है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये सही है, क्योंकि मूल अधिकार है कुछ है कि नागरिकों को, कुछ है नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, एक इसमें नहीं है, ऑप्शन सी में एक नहीं है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही है, क्योंकि जो सभी लगभग जो सभी अधिकार हैं विधायिका के मनमानी जो कार्रवाई और कानून के खिलाफ है। तो ऐसे जो सिद्धांत ऐसे कानूनों को संदर्भित करता है जो अनुचित रूप से किसी भी उचित जो सिस्टम को निर्धारित करने के बिना लिया जाता है। यह अधिकार व्यक्ति को नागरिक की मनमानी कार्रवाई और नागरिकों से रक्षा करते हैं। इस प्रकार जो है देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। तो देखिए आप बी में देखिए ऑप्शन 2 नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 3 की।
तो इसमें उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। तो इसमें कुछ मौलिक अधिकार जो निजी व्यक्तियों की कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध है, जैसे अनुच्छेद 15(2) की बात करें, दुकानों और सार्वजनिक रेस्टोरेंटों की होटल आज तक पहुंच जो है भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान निजी व्यक्तियों द्वारा राज्य दोनों के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी एक निजी व्यक्ति के खिलाफ है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 जो है मानव के व्यापार पर बाल श्रम का निषेध जो है, ये भी जो है निजी व्यक्तियों के खिलाफ है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार अस्थायी और अनुउल्लंघनीय नहीं है। संसद मौलिक अधिकारों में कटौती और उन्हें निरस्त कर सकते, किंतु केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, न कि सामान्य कानून द्वारा। तो इस प्रकार जैसे 4 एलिमिनेट कर दीजिए, बचा कौन सा, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन से कार्य करने की शक्ति राज्य विधानमंडलों में निहित है? ऑप्शन 1 अस्पृश्यता के आचरण के दंड निर्धारित करने का संबंधित कानून। ऑप्शन 2 की बात करें, किसी राज्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्त होने के निवास की शर्त संबंधी कानून। ऑप्शन 3 है मानव तस्करी के दंड का निर्धारण। इसमें कौन सा है, सभी विकल्प देखेंगे सही है, ठीक है, यानी 1 2 3। लेकिन इसमें कहा है कि जो है सॉरी, तो इसमें पूछा है राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा है ना। तो सबसे पहले देखें, सही विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे केवल अगर बात करें किसी राज्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास संबंधी शर्त संबंधी कानून बनाना, ये केवल विकल्प सही है, सही विकल्प नहीं सही, क्योंकि राज्य विधानमंडलों में निहित शक्ति के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन बी सही है। अगर अनुच्छेद 35 के तहत देखें तो उसमें जो है ये बताया गया है कि कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित है, ना कि राज्य विधानमंडल में। तो अगर निम्नलिखित मामलों के संबंध में देखें, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी और किसी राज्य विधायिका के पास नहीं होगी, जैसे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, 17, 23। इस प्रकार केवल 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किन अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किए गए? आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। तो देखेंगे इसमें जो है सही आंसर आपको चूज करना है। तो लगभग इसमें जो है सभी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में आते हैं, ठीक है। जो इसमें से कुछ जो है अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो कुछ जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए गए, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, विलंब जो प्राणदंड के विरुद्ध अधिकार, बधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। ऐसे जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अनुच्छेद 21 तहत व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, संविधान में निम्नलिखित में किस प्रावधान का भारत में पशु अधिकारों पर प्रभाव है? सही उत्तर आपको चूज करना है। तो इसमें देखेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निदेशक तत्व, 7वीं अनुसूची। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम एम नागराजन और अन्य वाद में, यानी जलीकट्टू की संवैधानिकता पर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय माना कि पशु जीवन सहित जीवन के सभी रूपों की सुरक्षा जो मानव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य में आप जाएंगे अनुच्छेद 51A में जाएंगे, जो वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार या जीवित प्राणियों पर दया करना, ये भी जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा बात करेंगे पशु अधिकारियों की बात, इसमें ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 48 में वर्णित है कि राज्य गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू जो अन्य मवेशियों की नस्लों को संरक्षण, सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। इस प्रकार इसमें पशु अधिकारियों की बात की गई। 7वीं अनुसूची में बात करें तो राज्य सूची का विषय है, उसमें प्रविष्ट है, क्योंकि प्रविष्ट 15 में देखेंगे तो पशुधन का परीक्षण, संरक्षण, सुधार तथा पशु रोगों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सा परीक्षण एवं अभ्यास है। इस प्रकार देखेंगे जो है इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त में सभी जो पशु अधिकारियों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें,
संविधान के अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार। ऑप्शन ए की बात करें, यह सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग तक से सीमित नहीं है बल्कि इसमें समाज के बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है। ऑप्शन 2 की बात करें, यह नागरिकों को सिर्फ जो है वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से इनकार से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अगर बात करें अनुच्छेद 29 के तहत ये जो कथन दिए गए हैं, तो एक की बात करें तो एक जो है एक सही है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 29 में प्रावधान अल्पसंख्यक के हितों की बात की गई है, तो भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि, संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। इस अनुच्छेद में नागरिक के वर्ग शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है इसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भी ध्यान रखिए जब भी आप ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, यह गलत है, क्योंकि इसके रहते किसी भी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि की सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही गलत है। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 51 में। तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 में किससे जा सकते हैं? 226 में सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो इसमें अनुच्छेद 32 के तहत रिट और उद्देश्य दिया गया है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो सुमेल किया गया। यह रिट किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा हो उसे रोकने के उद्देश्य जारी किया जाता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 2 की बात करें तो परमादेश, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश। ऑप्शन 3 की बात करें उत्प्रेषण रिट का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन 4 की बात करें अधिकार परीक्षा, सार्वजनिक कार्यालयों में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना। तो इसमें सही सुमेलित करना है। मेरी एक सलाह है कि जो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहें? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस केस आपने सुना होगा। इसके अलावा परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडबस। इसके अलावा उत्प्रेषण रिट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिटोरी प्रोटेक्शन। और अधिकार परीक्षा क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा सही सुमेलित है, जो सुमेल किया गया है। तो चलिए ऑप्शन 1 से देखते हैं। ऑप्शन 1 की बात करें, यानी हैबियस कॉर्पस की बात करें, तो इसका मतलब होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर का कब्जे में होना। ठीक है, यह अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया हो। इस प्रकार यह रिट मनमानी निरोध के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक कवच है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रिट है जिसकी कल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए किया गया एक प्रभावी साधन के रूप में किया जाता है, जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी हो। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है मिसमैच है। ऑप्शन 2 की बात करें तो मैंडमस की बात करें तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, उत्प्रेषण रिट की बात करें तो उत्प्रेषण रिट ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी आधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध जो होता है उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 की बात करें तो ये गलत है। तो ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन जो 4 है वो सही है, क्योंकि अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी अधिकार या वारंट द्वारा, उसका शाब्दिक अर्थ है, यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय के किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 4 सही है। इसमें जो है देखेंगे 2 और 4
ये मिलान में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित अपवादों पर विचार करें। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 31A के तहत इस तरह के कानून के लिए न्यायिक समीक्षा मुक्त होने के लिए राष्ट्रपति के विचार की एक सहमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें, यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत वैधानिक सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण करता है तो मुआवजा बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित अपवाद को देखना है, ठीक है। तो उसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 52 में, तो इसकी व्याख्या को देखेंगे तो ऑप्शन एक में को देखेंगे तो उसमें जो है ऑप्शन एक सही है, क्योंकि अनुच्छेद 31A के तहत किसी अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए जो है राज्य विधायिका को कानून बनाने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। हालांकि इस तरह के कानून के लिए न्यायिक समीक्षा से मुक्त होने के लिए राष्ट्रपति के विचार एवं सहमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है कि अनुच्छेद 31A में भी प्रावधान है, यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत या वैधानिक सीमा के भीतर भूमि का अधिग्रहण करता है तो मुआवजा बाजार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए, बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए, बाजार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 53, संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत प्रावधान किए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। केवल नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन दो, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने के नाते राज्य जो है धार्मिक अभ्यास से जुड़े किसी भी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित प्रतिबंधित करता है। और इसके बाद ऑप्शन तीन है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदुओं में केवल सिख, जैन और बौद्ध शामिल है। इसमें कौन सा कथन सही? ये पूछ रहा है अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ये सही है, क्योंकि दावा करने, अभ्यास करने, प्रचार करने सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों का संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि राज्य को धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य धार्मिक गतिविधियों को विनियमित अथवा प्रतिबंधित करने की अनुमति है। इस प्रकार जो है ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें तो अनुच्छेद 25 के संदर्भ में हिंदुओं में केवल सिख और जैन और बौद्ध शामिल हैं, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन तीन भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, एक और तीन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 अनुच्छेद 20 के संदर्भ में दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर होने से बचता है। ऑप्शन दो की बात करें, इस अनुच्छेद के तहत जो है एक व्यक्ति ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजन या सजा से बचता है। ऑप्शन तीन की बात करें, इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे वकील के परामर्श करने और स्वयं से बचाव करने का अधिकार है। इसमें कौन सा गलत है? तो आपको इस ऑप्शन में गलत चूज करना है। तो कथन एक की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 और 3 में प्रावधान है। अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान किया गया, किसी भी अपराध के आरोपी को व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन सही है। इसमें गलत पूछा है, तो जहां एक होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। अब बात करें ऑप्शन दो की बात करें, अनुच्छेद 20(2) के तहत जो है यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोग अथवा दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये भी सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये गलत है, केवल इसमें ए सही होगा। यानी अनुच्छेद 22(1) में प्रावधान किया गया है, 20 में नहीं 22(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा और ना ही उसे परामर्श करने और अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो ये 20 में नहीं है, 22(1) में है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने वाला विदेशी राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल की सहमत के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ऑप्शन दो की बात करें, अनुच्छेद 18 किसी राज्य को कोई उपाधि
देने से प्रतिबंधित करता है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चूज करना है अनुच्छेद 18 के संबंध में। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो अनुच्छेद 18(3) में, अनुच्छेद 18(3) में प्रावधान है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाले विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार देखेंगे ये जो है, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो इसमें 18(1) में आपने देखा, 18(1) में लिखा है, 18(1) में लिखा है कि राज्य को सैनिक या अकादमिक विशिष्टता के अतिरिक्त किसी भी जो है कोई भी उपाधि धारण करने से प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रकार देखेंगे यह अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी कोई भी उपाधि, यानी अगर जो है सैनिक या अकादमिक विशिष्टता के अतिरिक्त जो है प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन दो भी गलत है, एक भी गलत है, यानी ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलते जुलते हैं, जो डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बात करेंगे निर्देश के सिद्धांत, निर्देशक तत्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। बी आर अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व निर्देशों के साधन की तरह हैं, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारतीय उपनिवेशों के राज्यपालों को जारी किए गए थे। जो निर्देशक तत्व है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, ना कि एक पुलिस राज्य की जो औपनिवेशिक काल के दौरान मौजूद थी। वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को आर्य संविधान से उधार लिया था। इस प्रकार इसका संबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है सामान्य न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ऑप्शन दो है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। ऑप्शन तीन दिया गया आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। ऑप्शन चार की बात की है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पेय पदार्थ, नशीली दवा सेवन प्रतिबंध लगाना। उपरोक्त में से कौन सा निदेशक सिद्धांत प्रकृति में समाजवादी माना जाता है? इसमें अगर बात करेंगे एक और दो की बात करेंगे, समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये समाजवादी है। सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, ये भी समाजवादी है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आय स्थित सुविधाओं अवसरों के असमानताओं को कम करना, अनुच्छेद 38 में वर्णित है। ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें विकल्प 3 की, तो विकल्प 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में देखेंगे ये वर्णित है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर व्यवस्थित करेगा। तो ये जो वैज्ञानिक तर्ज पर बात की गई है ये बौद्धिक से संबंधित है, ना कि समाजवादी से। इसके अलावा ऑप्शन 4 भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 47 में है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले जो है पेय दवाओं का सेवन को रोकेगी। यह जो है जो पेय पदार्थ की, ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित, गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सुमेलित है, यानी सही पूछा है, तो सही जो होगा ए, एक और दो। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के दर्शन के मूर्त रूप देखते हैं। ऑप्शन बी की बात करें, निदेशक तत्व लोगों के कल्याण हेतु कुछ उपाय करने के लिए सरकार पर दायित्व डालते हैं। ऑप्शन सी की बात करें, वे गैर न्यायिक हैं, अतः न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक महत्ता निर्धारित करने के लिए निदेशक तत्वों का उपयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन डी की बात करें, निदेशक तत्वों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ सीधा टकराव होना संभव है। तो इसमें जो है आपको कौन सा कथन सही नहीं है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उसकी व्याख्या करना है। तो इसमें अगर देखेंगे
वे गैर न्यायिक हैं, अतः न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए निषेध तत्वों का उपयोग नहीं कर सकता। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। राज्य के निषेधक तत्वों का मुख्य विशेषताएं। तो मुख्य विशेषताओं में अगर आप लोग देखेंगे तो मौलिक अधिकारों के साथ निषेधक तत्व संविधान के दर्शन के मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा निषेधक तत्वों का संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। निषेधक तत्व जो है उन विचारों को दर्शाते हैं जिन्हें राज्य लोगों को कल्याण के लिए कानून बनाने वाली नीतियां बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करना। इसके अलावा बात करें जो निषेधक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात सरकार, केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार जिन्हें लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। निषेधक तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यदि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन सी सही है। इसमें पूछे कौन सा सही नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे, राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बारे में विचार करें। ऑप्शन ए की बात करें, 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल की व्यवस्था, शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन 2 की बात करें, पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण, वनों और वन्य जीव की रक्षा करना। ऑप्शन 3 की बात करें, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ऑप्शन 4 की बात करें, सहकारी समितियों को पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। उपयुक्त निषेधक तत्वों में कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है? मैंने बताया था सामाजिक सिद्धांत होता है, उदार बौद्धिक सिद्धांत होता है, गांधीवादी सिद्धांत होता है, जो डीपीएससी में उसमें कैटेगरी किया गया, लेकिन संविधान में कहीं लिखा नहीं गया। तो निषेधक तत्वों के बारे में विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। अगर ऑप्शन 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, तो तीनों जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, और ये सहकारी समिति की बात करें, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये किससे संबंधित है? ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार ये 4 गलत हो जाएगा, तो बचा कौन? 1, 2, 3 सही है। यानी ये श्रेणी में जो है उन सिद्धांतों को शामिल किए गए जो उदारवादी विचारधारा को संबंधित है। जैसे अगर बात करें अनुच्छेद 44 की बात करें, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड। इसके अलावा 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 में देखेंगे तो अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया है कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्राणियों से करना। इसके अलावा अनुच्छेद 48A में देखेंगे, अनुच्छेद 48A में शामिल किया पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वनों की वन्य जीव की रक्षा। इसके अलावा देखेंगे अनुच्छेद 49 में की बात करेंगे। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए एक कलात्मक, ऐतिहासिक, अभिरुचि वाले स्मारक को या स्थान वस्तु को संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 की बात करें, अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका, कार्यपालिका का पृथक करना। इसके अलावा अनुच्छेद 51 में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अवृत करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। ये जो विचार है सहकारी समितियों, पेशेवर प्रबंधन की गांधीवादी विचारधारा, ये इसका संबंध जो है अनुच्छेद 93B में है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य के नीति निषेधक तत्वों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ऑप्शन 2 है आय, स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यून करना। ऑप्शन 3 है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन 4 है पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ऑप्शन 5 है 6 वर्ष से कम आयु के वर्गों के लिए आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक यानी बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रबंधन करना। उपयुक्त में से उपयोग जो निदेशक सिद्धांत है भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया गया। यानी इसमें पूछा कौन सा जो है नीति निषेधक सिद्धांत जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें शामिल नहीं किया गया।
तो देखेंगे इसमें जो है कौन कौन शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो है 1 3 4, 1 3 4 जो है ये 1 3 4 जो है इसके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। यानी बचा 2 और 5, तो 2 और 5 संविधान संशोधन के माध्यम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम शामिल किया गया था। जबकि 1 3 4 जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में के माध्यम से शामिल किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 38 में अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था, जो आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है देखभाल शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये जो था आय स्थित वाला, तो ये 44वें संविधान संशोधन शामिल किया गया था। बच्चों का जो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के थे वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए थे। जैसे 39F शामिल किए, बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A शामिल किया, गरीबों को समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता। इसके अलावा अनुच्छेद 43A शामिल किया गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसके अलावा अनुच्छेद 48A शामिल किया गया है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्यजीव की सुरक्षा की बात की गई है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने अपना जो है ये पार्ट 3 खत्म कर लिया है, जिसमें हम लोग लगभग देखेंगे 100 क्वेश्चन जो है पहले 5 सीरीज में, और उसके बाद जो है इनमें जो है 3 सीरीज में हम जो है लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडीयू पर मिल जाएगा। एक बार फिर बता दें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन से या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर एसएमएस कर सकते हैं, क्योंकि एसएमएस इस पर जाएगा नहीं। और आपने चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो जिन लोगों को जरूरत है आप उनके पास शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है टेस्ट सीरीज के साथ। इसके अलावा हमारी जो है पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। यानी हम पूरा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज करवाने वाले हैं 6000 क्वेश्चन के साथ।